एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। कैसे हम उद्यमिता का मानसिकता को डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे अपने अंदर। इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर के रूप में जुड़े हैं वो विमन गांधी जी जुड़े हुए हैं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव कोच हैं, बिजनेस बायर, और BYST के वो मेंटर हैं। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। गुजरात के राजकोट से सर ने स्कूलिंग की है, और शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है सर ने। और फिफ्थ एलिमेंट से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कुछ कोर्स किया है सर ने 2016 में। और उसके बाद सर ने अपनी पहली नौकरी टोरेंट पावर्स के साथ इंजीनियर के रूप में 1993 में शुरू की है। और सीनियर इंजीनियर 2 साल E&C PT लिमिटेड में सर रहे हैं। और अतुल लिमिटेड में 5 साल तक सर ने काम किया है, वहाँ सर मैनेजर से रिटायर हुए हैं। आप दूसरी कंपनी में गए हैं, इमर्सन कंपनी, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। 10 साल तक सर ने वहाँ पे काम किया है। चीफ मैनेजर से सर वहाँ से निकले हैं। और भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट BYST के सर चेयरपर्सन हैं। सेंक्रो रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के CEO हैं। नीलमल कंसल्टेंट में बिजनेस कोच और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। द बिजनेस बायस के बिजनेस मेंटर हैं। तो विमन गांधी जी, आपका सफलता के मास्टर क्लास में, अमर उजाला के ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, ये तकरीबन 4 दशक का आपका जो कैरियर है, इसमें बहुत सारी कंपनियों में आपने काम किया। और कैरियर में तमाम तरह की आपने चुनौतियों का सामना किया होगा। और अलग अलग कंपनियों में विभिन्न पदों पर आप रहे हैं, जो लगातार सीखने से ही मुमकिन है। तो मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ आपकी सफलता की कहानी, कि आपने कैसे अपनी पहली जॉब शुरू करी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बाद, और कैसे आप यहाँ तक किस पद तक पहुंचे। कहाँ पे आपका जन्म हुआ, कहाँ पे पहली जॉब हुई, किस तरह से, और क्या आपने ग्रेजुएशन में ही ये तय कर लिया था कि मुझे इस सेक्टर में इतने आगे तक जाना है। ओके, सबसे पहले तो सब जितने भी लोग आज जुड़े हुए सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ पुष्पेंद्र जी आपने ऑलरेडी बता भी दी है, लेकिन फिर भी मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जब मेरा बचपन था, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85। सॉरी सर, एक कैमरे में आप इस तरफ देखिए, मतलब आपका चेहरा दूसरी तरफ, इधर इधर, हाँ इधर ठीक है। अभी यस, बराबर है? ओके। यस बराबर। Yeah, actually they have set this webcam somewhere else. अच्छा। टू कैम, ओके। All right. Okay, दिस विल बी। so okay, all right. मैं जब 14-15 साल का था, आई वाज प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। सो ओके। हर बच्चे का एक ख्वाब रहता है, और 83 में कपिल देव वर्ल्ड कप भी लेके आए थे। यस यस। से काफी सारे लोग जो आज ऑडियंस में है उनका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन वो टाइम पे क्रिकेट का एकदम उफान पे था, यस। और क्रिकेटर बनना था। एंड आई वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर, आई वाज एक्चुअली अंडर 19 रणजी टीम प्लेयर, क्या बात है, बहुत एंड आई बढ़िया। वाज अ लेफ्ट आर्म बॉलर। और वो टाइम पे मेरी इंस्पिरेशन वाज वसीम अकरम, सो आई वाज ड्रीमिंग टू बी वसीम अकरम ऑफ इंडिया। वो आज भी अच्छा, मेरे आइडल हैं, भले क्या ही वो बात है। पाकिस्तानी है, लेकिन मैं उनको बहुत ही अच्छा एक बॉलर मानता हूँ, और बहुत ही अच्छे इंसान भी है। तो वो मैं बनना चाहता था, लेकिन फॉर सम रीजंस आई कुड नॉट प्ले माय फर्स्ट गेम, जिसके लिए मैं सिलेक्ट किया गया था, बिकॉज आई ड्रॉप माय फिंगर। अभी भी मेरा एक फिंगर टेढ़ा है। ओके। तो ये हादसा होने के बाद में मेरी एज 19 के ऊपर चली गई, तो फिर ऑब्वियसली अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो नहीं हो पाया। जी। एंड देन देयर वाज वन मेंटर जो मेरे फादर के कलीग थे। ही वाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एंड मैं उनको काफ़ी देखता था, वो कुछ ना कुछ मशीन्स वगैरह रिपेयर करते रहते थे, तो मेरा थोड़ा उसमें झुकाव था, एंड दैट वाज माय सेकंड इंटरेस्ट। तो उन्होंने जेंटली मुझे रीडायरेक्ट किया टुवर्ड्स माय सेकंड इंटरेस्ट, व्हिच वाज इंजीनियरिंग। सो ये जो छोटा सा कहानी बताया मैंने, उसमें एक चीज अगर आपने नोट की तो देयर वाज अ रोल ऑफ अ मेंटर। जी। सो फॉर्चुनेटली हमारे वक्त में जब इंटरनेट भी नहीं था, जी। या फिर ऐसे टूल्स अवेलेबल नहीं थे कि आप कोई एक्सपर्ट को बुलाओ या कोई एक्सपीरियंस इंसान को बुलाओ और उनसे उनके मुंह से उनकी सक्सेस स्टोरी सुनवाओ। ऐसा जी। बहुत कम होता था, ऐसा नहीं होता था, फिजिकली होता था, लेकिन आजकल जितनी सहूलियत हो गई उतना वो नहीं होता था। सो वी यूज्ड टू हैव मेंटर्स अराउंड अस। सो वो मेंटर ने मुझे गाइड किया, एंड जी। देन इन माय एंटायर career span of nearly 30 years,
एक्चुअली लास्ट ईयर ही मैंने 30 साल पूरे किए मेरे करियर के, ओके, लास्ट मंथ में ही। सो कंग्रेचुलेशन। पूरे 30 थैंक यू पूरे 30 साल में मैं काफी सारे मेंटर्स गिना सकता हूँ। शायद अपने आज के डिस्कशन में कुछ लोगों का मैं जिक्र भी करूँ, जी बट उनका एक बहुत ही प्रभाव रहा और उन लोगों ने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया। और गाइडेंस भी किस तरीके से, देखिए जब हम पैदा होते हैं तो हम इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज लेके आते हैं। एक तो भगवान ने जितना टाइम हमें इस प्लेनेट पे गुजारने के लिए दिया है वो हम सबको दिया है। अनफॉर्चुनेटली किसी को बहुत कम दिया होता है, बट कोई 40 साल जीता है, कोई कोई 50 साल जीता है, कोई 70 या कोई 100 साल अगर बहुत लकी रहा तो। और जी दूसरा, हमको सिर्फ सांस लेना आता है। एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स वी डोंट नो एनीथिंग। ओके, तो तब से लेके अब तक जब से हमने अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस हमने संभाली है, तब जी से हम सीखते ही रहते हैं। तो वो जी वी एक्यूमुलेट स्किल्स, वी एक्यूमुलेट नॉलेज एंड वी एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस। जी ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वो हमें कुछ ऐसे हथकंडे देता है हाथ में, या उसको टूल्स बोलो, जो हमें जिंदगी में आगे के ट्विस्ट एंड टर्न्स को मैनेज करने में काफी हेल्प करता है। So this is how my career has been. There have been lot of friends, lot of mentors, lot of guides, lot of wise people, lot of well wishers around me, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आज जो भी बन पाया वो उनकी वजह से। ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने बहुत अच्छा बताया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। आपने बताया आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो भी बातें करते हैं कि मैं भी क्रिकेटर बनता अगर मैं अच्छा परिवार से सपोर्ट मिलता उनको तो। और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मेंटर्स का आपकी जो लाइफ अभी तक बीती है उसमें मेंटर्स का बहुत योगदान रहा है। तो इससे ये भी तय है कि अगर किसी को कोई मेंटर मिल जाता है तो उससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। मेरा सर पहला सवाल ये है कि आप प्रोफेशनल टीचिंग में हैं। आप मतलब अभी आप बिजनेस मेंटर हैं या मैनेजमेंट उसका मतलब कम स्टार्टअप्स को और कंपनियों को आप आगे बढ़ने के लिए कोचिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से आप करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक डॉक्टर अब खुद बीमार होने पे अपना इलाज कर नहीं सकता, उसको दूसरे डॉक्टर के पास जाना ही है। अगर कोई नाई है तो उसको अपने बाल नहीं काटने हैं, वो किसी दूसरे नाई के पास जाएगा तभी वो अ, अपने बाल कटवा सकता है। लेकिन आप 2019 से सैकड़ों रिमोट कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज के सीईओ हैं। तो ये सर कैसे संभव हुआ? अपने एक प्रोफेशन के साथ आप एक कंपनी के भी ओनर हैं, तो वो कैसे आप चला पा रहे हैं? उसको किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा इसको चलाने में? ओके, उसके पीछे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके ये सनक्यूरो रिमोट कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज है, वो एक्चुअली मेरे क्लाइंट है। ओके। मेरे क्लाइंट भी है और मैं वो क्लाइंट की कंपनी में सीईओ का रोल भी अदा कर रहा हूँ। अच्छा ओके। इसका स्टोरी ऐसा है कि मेरी जो आखिरी जॉब थी, मैंने 2015 में मेरा लास्ट जॉब किया, 2015 अक्टूबर, सो एग्जैक्टली जी एक ईयर मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को अलविदा किया। तो वो जो मेरी आखिरी जॉब थी ऑटोप्रो ऑटोमेशन में, वेयर आई वाज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द ओनर ऑफ वन आईटी कंपनी वाज माय वेंडर। तो वो ओके हमारे सप्लायर्स थे, वो वेंडर थे। उन्होंने हमको काफी सारे आईटी इक्विपमेंट्स दिए थे। उन्होंने हमारे जो आईटी डिवाइसेस है उनका कॉन्फ़िगरेशन किया था, बिकॉज इट वाज अ ग्लोबल इंजीनियरिंग ऑफिस एंड वी वर कनेक्टेड टू एंटायर ग्लोब। सो काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जरूरत थी वो इस कंपनी ने दी थी। तो तब से मेरी उनसे दोस्ती हुई थी, एक पहचान हुई, पहचान दोस्ती में तब्दील हो गई। और जब मैंने मेरी कॉर्पोरेट लाइफ को अलविदा किया एंड आई डिक्लेयर्ड दैट आई विल बिकम अ बिजनेस कोच एंड आई विल हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो और हेल्पिंग देम टू टेक टू द नेक्स्ट लेवल। तो वही टाइम पे उनके ओनर ने मुझे अप्रोच किया एंड ही सेड कि आई हैव वन आइडिया। दैट टाइम हिज कंपनीज नेम, इट इज स्टिल देयर, उनकी कंपनी का नाम सबनीर इन्फोटेक था। जी He said, I have completely different idea, and this idea requires someone like you to really give some kind of boost, because people आपका network अच्छा है and you can present things well. So basically उनका वो requirement था. So since then I am associated with that, and this is a very unique concept through remote configuration services. Basically, for example, आपका लैपटॉप है and you run into some kind of problem. आपका मानो कि
कंप्यूटर लॉक हो गया है, ईमेल आईडी नहीं चल रहा है, या आपके ऑफिस में सेटअप में कहीं पे एक वायरलेस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है, या फायरवॉल को सेटअप करना है, या सर्वर में कुछ चेंजेस करने हैं. So all of these, thanks to penetration of internet in our country, everything is possible remotely. So we provide remote services through these organizations, and it is quite at an affordable price. It is deployed by experts, and उसमें कोई travel वगैरह का requirement नहीं है. There are lots of other benefits also. So this is what the company is all about. So इसके पीछे ये कहानी है. ओके, तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं कि उसका माइंडसेट हम कैसे डेवलप करें। तो देश में एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करें तो 3 तरह के एंटरप्रेन्योर देश में होते हैं, जो मैंने मतलब देखा है। आपका कुछ अलग हो सकता है। एक तो वो एंटरप्रेन्योर हैं देश में जिनको विरासत में उद्यमिता मिलती है, जैसे अनंत अंबानी और आकाश को अभी उनके रिलायंस में पद दिया गया है एक बड़ा। तो उन्होंने उसके लिए कुछ किया नहीं है, बस उनको विरासत में आया है। अनिल या मुकेश को भी विरासत में ही आया था धीरू भाई अंबानी से। तो दूसरे तरह के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो ऐसे हैं जिनके पास एक जॉब है, परिवार उनका संपन्न है, परिवार की जो जरूरतें हैं वो भी सारी पूरी हो रही हैं, और वो उनके पास इतनी पूंजी है कि परिवार के खर्चों के बाद वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बिजनेस फिर शुरू कर सकते हैं। उनके साथ एक अच्छी बात यह है कि अगर उनका बिजनेस खत्म हो जाए तो उनकी पारिवारिक दशा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जाति जिंदगी पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसे ही जीवन यापन करते रहेंगे। अब तीसरे तरह के एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, जिनके पास पैसे की कमी है, मकान है तो छोटा है, कच्चा है या बना नहीं है ठीक से, उसी में पूरी फैमिली रह रही है, बेटी की शादी के लिए लोन लिया उसकी ईएमआई दे रहे हैं, या बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया उसकी ईएमआई भर रहे हैं, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ रही है। छोटा उद्योग, लघु उद्योग, जैसे कोई समोसे की दुकान खोल के बैठा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई ट्यूशन सेंटर खोल के छोटे छोटे उद्योग लगा के बैठे हैं। वो भी उसमें अपना पैसा लगाते हैं और जो कस्टमर आता है उससे उनका पैसा दिन की दिहाड़ी बनती है, और फिर वापस बंद करके अपना वो चले जाते हैं। तो ये 3 तरह के एंटरप्रेन्योर हो गए। तो इनमें पहले जो आकाश और अनंत है उनको मैं छोड़ देता हूँ। 2 तरह के जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं लोग, उनकी चुनौतियां लगभग एक जैसी होती हैं, क्योंकि वो एक जगह से स्टार्ट करते हैं। आपने मार्केट में पैसा लगाया और वहां से फिर आपने बताया कि मैं फला काम करता हूँ, आप मेरे पास आइए और मैं इसको सर्विस प्रोवाइड करूँगा। दोनों का तरीका एक ही होगा, कम पैसे वाले का या ज़्यादा पैसे वाले का। तो वो कैसे दोनों अपने आगे रास्ता बना सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, दोनों की चुनौतियां एक जैसी हैं, कैसे वो अपना आगे रास्ता बनाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि हमारे साथ जो अभी डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं तीसरी श्रेणी में रख देता हूँ अभी, क्योंकि वो बच्चे हैं, माता पिता पे डिपेंडेंट हैं, या फिर कोई नौकरी कर रहा है तो वो दूसरी नौकरी चाहता है, तो एक नौकरी वो छोड़ नहीं सकता जब तक उसे दूसरी नहीं मिल जाएगी। उसके लिए एक स्किल चाहिए उसको, तो वो स्किल हासिल कर रहे हैं। तो अपने पार्ट टाइम में ये भी कोर्स कर रहे हैं और साथ में अपनी जॉब भी कर रहे हैं। तो वो कैसे अपना उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं? तो 2 सवाल हैं सर। राइट. तो सबसे पहले तो आपने जो एंटरप्रेन्योर का क्लासिफिकेशन किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मोटे मोटे तौर पे वो एग्जैक्टली वही क्लासिफिकेशन है मेरा भी। उसमें एक थैंक यू सर। क्लासिफिकेशन में हल्का सा ऐड करूंगा जो एक्चुअली जो सेकंड कैटेगरी उसके साथ थोड़ा बहुत मेल खाता है। जी। तो मैंने देखा है काफी सारे लोग जो जिनको जिन्होंने खूब मन लगा के पढ़ाई की, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब हासिल की, और वो जॉब करते करते वो एक 10, 12, 15 साल, 25 साल का उनको अनुभव हुआ, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको ऐसा लगा कि अभी बहुत कर लिया हमने जॉब, और जॉब में कोई ना कोई स्ट्रगल या कोई चैलेंज या समथिंग व्हिच दे डोंट लाइक, उसकी वजह से जी उनको अभी जॉब छोड़ने को मन कर रहा है, एंड दे हैव अ डिजायर कि चलो यार कुछ अपना कुछ करते हैं, कब तक हम नौकरी करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे भी लोग रहते हैं। सो दे आर नॉट नेसेसरली फ्रॉम वेल टू डू फैमिली कि उनको अगर चलो बिजनेस में हमने छलांग लगा दी, चला नहीं चला तो वापस हम जॉब में जा सकते हैं, वो कैटेगरी वाले नहीं, बट उनको क्लियर कट उनका एक विजन है, क्योंकि वो एक 10, 12, 15 साल के अनुभव में उन्होंने कुछ तो ऐसा हासिल किया है, उनके बिल्कुल पास बिल्कुल। तो उन्होंने खुद की एसेट डेवलप की है विच इज इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और नॉलेज, या फिर उनका नेटवर्क। तो वो हिसाब से उनको लगता है कि आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ बिजनेस एंड आई कैन आल्सो डू दिस बिजनेस।
मोस्टली वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आईटी कंपनी से आता है, कोई इंजीनियरिंग में से आता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी आता है, तो उनको लगता है कि अभी जितना मुझे जानना था या ये ट्रेड के जितने भी सीक्रेट्स थे या जो कुछ भी मुझे जानना था वो मुझे पता है अभी, अभी मैं उसमें थोड़ा सा हिम्मत करूँ तो मैं खुद का कुछ एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, तो वो ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि जिन लोगों जो लोग अभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, पैरेलली वो कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं और उनको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो बुरा मत मानना, लेकिन मेरी ये सलाह हमेशा रहेगी कि सीधा सीधा अगर आपके पास थोड़ा बहुत हुनर है, कहीं से आपने कुछ स्किल्स सीखी है, तो सीधा सीधा आप कहीं पे बिजनेस में जंप मत लगाइए। मेरा हमेशा एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल शायद साउंड करूंगा यहाँ पे, बट मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है, एकदम दृढ़ मान्यता है मेरी कि थोड़ा बहुत तो आपको अनुभव होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल। और अगर 3 से 4 साल तक अगर आप वेट नहीं कर सकते हो, तो मिनिमम 2 इयर्स यू शुड गिव टू वर्क समवेयर, कहीं पहले काम कीजिए। और वो काम करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपको आपका स्किल्स एनहांस होगा या आपकी स्किल को आपको तराशने का मौका मिलेगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में काम करते हो, तो आपको उसके लिए एक अंग्रेजी में फ्रेज है, द वर्ल्डली नॉलेज। आपको जो दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को वो लोग कैसे टैकल करते हैं, उतार चढ़ाव क्या होता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन आप करते हो तो वो कैसे होता है, आपको अच्छे बुरे की भी भनक लगनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको एटलीस्ट 1 या 2 साल कहीं ना कहीं, जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज में, लॉन्ग टर्म कोर्सेज में, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 2, 3, 4 इयर्स के कोर्सेज में ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स आर सेंट फॉर इंटर्नशिप। तो यस। इंटर्नशिप में क्यों रहते हैं? काफी बार लोगों को इंटर्नशिप ऐसा लगता है, जो इंटर्नशिप ऑफर करता है उनको भी वो बर्डन लगता है कि अभी इंटर्न्स आ गए, अभी उनको उनको झेलना है, उनके सिली क्वेश्चंस को आंसर करना है, उनकी उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करनी है। और जो इंटर्न्स करके जाते हैं उनको भी वो बर्डन लगता है कि अरे हम तो मौजे मार रहे थे कॉलेज में और अभी यहाँ पे फलानी कंपनी में जाना पड़ेगा, ये डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और ये जो अरेंजमेंट है इंटर्नशिप का, that is also part of your own development. Remember, हमारी लाइफ में हर एक स्टेज पे देयर इज सर्टेन डिग्री ऑफ डेवलपमेंट विच इज रिक्वायर्ड, विच एक्चुअली सेट्स यू टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपका एक फाउंडेशन अच्छा तैयार हो, उसके लिए आपको मेरी तो ये सलाह रहेगी कि आपको कम से कम 2 से 3 साल या मैक्सिमम 4 साल तक कहीं ना कहीं वर्क करना चाहिए। एंड दैट वर्क एक्सपीरियंस कुड बी मे बी आपके फादर के कोई कलीग का बिजनेस हो, वहाँ पे अगर आप एकोमोडेट हो सकते हो तो वहाँ पे जाइए। कोई अगर कंपनी में पहचान निकलती है और वहाँ पे आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, आप वहाँ पे जाके लीजिए। या फिर जो कंपनीज नॉर्मली इंटर्नशिप ऑफर करती है वहाँ पे जाइए। और वहाँ पे जाने के बाद में जब आप ये अनुभव लोगे तो आपको तब पता चलेगा जो सारी चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। तो मेरा ये आपको एक ये सलाह बिल्कुल रहेगा। ओके, तो आपने इंटर्नशिप के महत्व पर भी बहुत जोर डाला कि वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और उसमें जो बच्चे सीरियस नहीं होते हैं तो उनको सीरियसली उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो उनकी पहली सीढ़ी से भी पहले का पायदान है जिस पे वो पैर रख के अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सर अगला सवाल ये है कि देश में। बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ओके। इट्स अ फाउंडेशन। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आपका फाउंडेशन पक्का हो ना, तो उसके ऊपर आप कौन सा भी कुतुब मीनार बांध सकते हो। अगर आपको सही में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको फाउंडेशन के ऊपर डेफिनेटली जोर देना चाहिए। और ये जो इंटर्नशिप या कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस लेना, वो आपको फाउंडेशन के जैसे ही आपको हेल्प करता है। बहुत अच्छा। तो थैंक यू सर, ये आपने जो ऐड किया इसके लिए। देश में जो ग्रोथ के आंकड़े आते हैं कि मतलब व्यापारिक दृष्टि से देश ने इतना ग्रोथ कर लिया है, हम उद्योग धंधों में बहुत ग्रोथ कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े निकल के आते हैं वो टॉप क्लास के जो उद्योग हैं उनकी ग्रोथ से जुड़े हुए होते हैं, उनको ध्यान में रख के तैयार किए जाते हैं।
कि टाटा ने, रिलायंस ने, या दूसरी कंपनी ने, गोदरेज ने, या और इस तरह की जो कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, जिनका अ, पैसा लग रहा है शेयर मार्केट में, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ध्यान में रख के वो आंकड़े बनते हैं। उनके कितना उनका पर ईयर टर्नओवर है या क्या है, उसको ध्यान में रख के, ना कि आधे से ज्यादा देश में जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, लोग कुटीर उद्योग चला रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग, कोई आदिवासी क्षेत्र में अपना कोई उद्योग चला रहा है, कोई गांव में अपना उद्योग चला रहा है, कोई सिलाई मशीन का कोई उद्योग चला रहा है, कोई छोटे उद्योग, उनको उनके ग्रोथ और उनके आंकड़ों को मुझे लगता है उतना महत्व उसमें नहीं मिल पाता। सरकार का प्रयास 2014 के बाद स्टार्टअप इंडिया की तरफ से बहुत मैं कहूँगा एक शानदार प्रयास रहा है। इसमें ट्रैक्सन की एक हालिया रिपोर्ट आई है, उसका मैं जिक्र यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा। मौजूदा समय में 90,000 स्टार्टअप हैं जो देश में पंजीकृत हैं, जो कि देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में बहुत ये सब चीजें बहुत पहले हो चुकी हैं, वो लगातार अपनी कंपनियां बना चुके हैं और उनके उत्पाद हम लोग खरीद रहे हैं इधर। चाइना भी सेम कर रहा है, जापान भी सेम कर रहा है। हम 20 साल बाद, 30 साल बाद उनकी आज की स्थिति में पहुंचेंगे। तो हमें औद्योगिक रूप से खुद को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ट्रैक्सन की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 90,000 स्टार्टअप अभी देश में पंजीकृत हैं, जिनमें हर वर्ष बहुत सारे स्टार्टअप हैं वो बंद हो रहे हैं। 2022 में 2404 स्टार्टअप बंद हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करने वाले। 2018 में भी 3484 स्टार्टअप बंद हो गए थे। कोविड के बाद एडटेक क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में रहा है। 25 से ज्यादा वित्त पोषित स्टार्टअप बंद हुए हैं कोविड के बाद। 2022 में ई कॉमर्स के 50 से ज्यादा कंपनियां स्टार्टअप बंद हुए हैं। हेल्थ टेक की 26 कंपनियां बंद हुई हैं। मीडिया टेक की 24 इकाइयां बंद हुई हैं। फिनटेक क्षेत्र में जो खुले स्टार्टअप है वो 26 2023 में नहीं आ पाए, वो 22 में ही बंद हो गए। जबकि हम डिजिटली स्ट्रांग हो रहे हैं, हम लगातार तकनीकी में स्ट्रांग हो रहे हैं। 5G आ गया है, थोड़ा टाइम बाद 6G आने वाला है। तो देश में जो लगातार स्टार्टअप फेल हो रहा है, जो जो मतलब 100 स्टार्टअप शुरू हुए तो उसमें 30 ही आगे 3 साल का पैटर्न पार कर पाते हैं, 70 चले गए। तो जो फेल हो रहे हैं स्टार्टअप, उनका निवारण आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो डिजिटली स्टार्टअप शुरू हुए उनके फेल होने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि पहले का तो मैं मान लेता हूँ कि पहले इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों से नहीं बन पाती थी, कोई ज्यादा प्रचार पे पैसा खर्च नहीं कर पाता था, तो तब उनका फेल हो गया स्टार्टअप, तो उसका एक लॉजिक बनता है। आजकल किस तरह से क्या हो रहा है सर? बहुत सारे कारण है उसके। स्टार्टअप्स जो टेक ऑफ नहीं कर पाते, मैं उसको फेलियर नहीं बोलूंगा, जो नॉर्मली जो स्टार्टअप टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं। जी। सबसे पहले तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड द वर्ड इन हिंदी, लेकिन एक आप एक जो इंग्लिश में बोल दीजिए सर। नहीं, एक जो साइकोलॉजी रहती है ना, कि जहाँ पे क्राउड जाता है, भीड़ जाती है, उसके साथ में सब लोग चले जाते हैं, राइट। तो ये जो मानसिकता है, तो स्टार्टअप स्टार्टअप बहुत ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, एक गवर्नमेंट स्कीम, और गवर्नमेंट ने उसको काफी बल दिया, और एक तूफान भी आया स्टार्टअप के नाम पे, तो सब लोग उसके पीछे चले गए। आज से अगर 20 साल 22 साल पहले की बात करें तो इंटरनेट के ऊपर काफी सारे बूम हुए। मैं थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा उथल में लेके जाना चाहूँगा। जब मेरे ख्याल से मेरा 7 8 10 साल का अनुभव था, वो टाइम पे मेरे दो दो कलीग थे। वन ऑफ देम वाज ब्रिलियंट मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही सडनली स्विच टू आईटी। उसको लगा कि यदि आईटी में बहुत पैसा है, आईटी का बूम है, उसने, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने उसके जैसा ब्रिलियंट माइंड देखा नहीं है व्हेन इट कम्स टू मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन उसने सडनली चेंज किया अपना माइंड, और उसने एपटेक का क्लासेस ज्वाइन कर दिया। ही लर्न सम लैंग्वेजेस, सम प्रोग्रामिंग, और उसने इधर उधर धक्के खाए, कहीं पे उसका फिर बाद में जॉब लगा। करीब करीब 7 8 साल स्ट्रगल करने के बाद में ही फाउंड ए जॉब इन ए वेरी रेप्यूटेड कंपनी एंड इज करंटली इन यूएसए। बट ओके। एक्चुअली इट टुक अवे अबाउट 7 years। बट बेसिकली क्या है कि ये जो भीड़ वाली मानसिकता है, उसमें काफी लोग चले जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉलोइंग द फ्लो। ओके, इट्स अबाउट एक्चुअली क्रिएटिंग योर ओन डायरेक्शन। आपको अपनी दिशा तय करनी चाहिए, उसके लिए आपको खुद का विजन होना चाहिए। अगर वो विजन नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू फेल। अगर मानो कि विजन भी है, आपका वाई भी क्लियर है,
देन अगेन इफ यू आर जस्ट डूइंग कॉपी कैट्स, काफी सारे स्टार्टअप आपने देखे होंगे जो कॉपी कैट्स हैं, एक ने ऐसा किया तो चलो हम भी ऐसा करते हैं। और ये एक्चुअली क्या ना कि ये ट्रेंड बहुत सालों से सदियों से शायद चला चला आ रहा है कि मोहल्ले में किसी ने एक दुकान डाली और उसका वो सक्सेसफुल हो गया तो किसी ने उसका कॉपी कर लिया। वो जमाने में शायद सब कुछ चल जाता था बिकॉज डिमांड वाज हाई एंड सप्लाई वाज लेस। लेकिन वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, रिमेंबर वन थिंग, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मार्केट इज इन ओवर सप्लाई मोड। इन अदर वर्ड्स, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, प्रोडक्ट मुहैया करने वाले लोग बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द डिमांड। हाँ, कुछ कुछ सेक्टर्स में आई मे बी रॉन्ग और दिस स्टेटमेंट में भी रॉन्ग कि अभी भी वो डिमांड और सप्लाई का गैप है, लेकिन कोई भी मार्केट आप पिक करो तो वहाँ पे ऑलरेडी ओवर सप्लाई मोड में है। तो जब आप ओवर सप्लाई मोड वाले मार्केट में जाते हो तो इफ यू डोंट ब्रिंग योर यूनिकनेस इन योर आइडिया, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो यू आर बाउंड टू फेल बिकॉज यू विल स्ट्रगल। जब ओवर सप्लाई मोड में और वो मार्केट में आप घुसने का कोशिश करते हो तो पहले तो आपको एंट्री नहीं मिलती। वो जो एंट्री बैरियर है इट बिकम्स वेरी टफ एंड वेरी रिजिड एंड इट प्लेज ऑन योर माइंड, क्योंकि आपको इमीडिएटली अगर सक्सेस नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली इट विल डैमेज योर मोरल, आपका मोटिवेशन और आपका मोह भंग हो जाएगा, राइट। तो ये ना हो उसके लिए आपको ये पूरा स्टडी करना चाहिए। काफी सारे स्टार्टअप का जो टेक ऑफ नहीं कर पाया, अगेन आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड फेलियर, बट जो स्टार्टअप टेक ऑफ नहीं कर पाए उन्होंने शिद्दत से स्टडी ही नहीं की मार्केट की कि हम Yes. क्या करने जा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सोल्व अ प्रॉब्लम विच इज नॉन एग्जिस्टेंट। वो प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस में है ही नहीं और आप उसको सोल्व करने जा रहे हो। बिकॉज एवरी बिजनेस, एवरी एंटरप्रेन्योर, जो भी आप बिजनेस आइडिया लेके जा रहे हो, आइदर यू आर फुलफिलिंग द नीड और यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप दो में से एक चीज करते हो, राइट। लेकिन अगर आपने उसका पूरा 180 डिग्री या 360 डिग्री स्टडी नहीं किया है और आप अगर उसमें घुसने का कोशिश करते हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेल। सेकंड थिंग इज पेशेंस लेवल इज वेरी वेरी लेस। कुछ बिजनेसेस है, कुछ आइडियाज ऐसे हैं स्पेशली इन टेक्नोलॉजी एरिया जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने में संभव है कि शायद थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी पेशेंस गंवानी। यू हैव टू रियली लर्न टू कीप पेशेंस। अगर आप आज नहीं सीखोगे तो वक्त एनीवे आपको सिखा ही देगा। जब आप मेरी उम्र में पहुंच जाओगे तो आप सीख ही जाओगे कि पेशेंस कैसे रखना है और पेशेंस क्या होती है। लेकिन शुरू के दिनों में ये बहुत जरूरी होती है। उसके लिए आपके आपके वेल विशर्स की, स्पेशली आपकी इमीडिएट फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। तो व्हेन यू वेंचर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, make sure that you have complete buy-in from your parents, from your well-wishers, from your family members, क्योंकि they are going to be your backbone। वो अगर अगर आपके साथ में नहीं है तो आपका मोरल कहीं ना कहीं, अभी हाइज एंड लो हर एक की जिंदगी में आते हैं, राइट, बट स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू लॉस, तो वो टाइम पे वो जो सपोर्ट और वो मोरल कंपास आपको चाहिए वो आपकी फैमिली से और आपके फ्रेंड से मिल सकती है। और उनका भी बाई होना चाहिए, उनको क्लियरली पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है। सी, हमने शुरू में ये टॉक की शुरुआत में हमने मेंटरिंग की बात की। मेंटर इज नॉट समबडी हु इज ऑलवेज कैजुअलिंग यू या फिर आपके डिसीजंस को हमेशा सपोर्ट करेगा। समटाइम्स मेंटर कैन चैलेंज यू, समटाइम्स मेंटर कैन थ्रेश यू, एंड आई हैव हैड दोस मेंटर्स इन माय लाइफ जिन्होंने मुझे लेफ्ट राइट एंड सेंटर मुझे थ्रेश भी किया, बट ओनली विद अ व्यू बिकॉज ही वाज अ वेल विशर, राइट। सो ऐसा भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। Second thing is, you will commit a mistake, or if you are not committing a mistake, let me tell you that you are probably going in a wrong direction. तो जब गलतियां होती है तो उससे अपने आप को अपने आप से नाराजगी नहीं होनी चाहिए, वो रिग्रेट मोड में मत जाइए। अगर मिस्टेक होती है तो जस्ट लाफ एट इट एंड गेट ओवर इट, जस्ट डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स आर नॉट रियली टेकिंग ऑफ, and maybe in the further talk we'll talk a little bit more about it. बिल्कुल। तो अब 3:30 बजे का टाइम हो गया है और आपके और बच्चों के बीच में नहीं आने वाला हूँ। 78 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। Wow. मैं चाहता हूँ कि युवा जो हैं, जो देश का भविष्य हैं, कल को उनकी कोई कंपनी बड़ी होगी, हम उससे प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, वो अपना सवाल पूछें। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ सर से अपना सवाल पूछने के लिए। सर को आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आपका सवाल हम ले लेंगे, सर उसके आंसर कर देंगे।
सो एनीवन, कोई तैयार है सवाल पूछने के लिए? 78 बहुत बड़ा नंबर है। दो हम हैं, उनको कम कर दो, 75 फिर भी है। मुझे भी कम खैर, कर आप लोग तैयारी करो, तब तक मैं एक सवाल और पूछता हूँ। दो। देखा था, आई सॉ समबडीज हैंड रेज्ड। अच्छा, आपको मैसेज किया है किसी ने? नहीं नहीं, मैंने जब स्क्रीन पे मेरा ध्यान गया था वो टाइम पे किसी का हाथ रेज किया हुआ था। अच्छा, ओके, हाथ रेज किया था किसी ने, ओके। बुशरा जी आपका ही था यस यस, ये। बुशरा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बुशरा आप अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। सो मेरा सवाल ये था कि अगर हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर किसी कंपनी में अप्लाई करने जाते तो वहाँ पे सब एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, तो ऐसा क्यों? अगर कोई फ्रेशर है तो उसको नहीं रखेगा कोई भी? दो सवाल है। नहीं, दूसरे सवाल का सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ। ऐसा नहीं है बुशरा जी कि हर एक कंपनी एक्सपीरियंस ही मांगती है। शायद आपको ऐसे अनुभव हुए रहेंगे जहाँ पे कंपनी बोलती है कि नहीं, हमें अनुभवी लोगों लोगों की जरूरत है, और वो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है उनको क्या चाहिए। ठीक है, अगर उनको अनुभवी लोग चाहिए तो उनको अनुभवी लोग चाहिए, उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप बाय द वे आपने कहाँ से लॉगिन किया है, कौन से सिटी से आप? सर गाजियाबाद, लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद। ओके। यस। सो गाजियाबाद के बाजू में दिल्ली है। अगर आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। नोएडा में है, इवन फरीदाबाद में, गुड़गांव में, ये सब आपके तो आप मतलब ये अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स के पास में हो। उसमें काफ़ी सारे बड़े कंपनीज है जिनको मैं जानता हूँ, जो एक्चुअली ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है उसमें से कुछ फ्रेशर्स ही होने चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी ऐसा सोचती है। तो ये हो गया आपके दूसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल आपका क्या था कि आपको अगर स्टार्टअप कुछ करना है तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए? यस तो सर। मेरे ख्याल से इसका जवाब तो आपको ही पता होना चाहिए, आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको आइडिया चाहिए। ओके। यस सर। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कोई भी बिजनेस का बेसिस दो कैटेगरी में होता है। या तो आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसी जरूरत है जिसको आप फुलफिल कर रही है। राइट, उसके अलावा कोई भी बिजनेस हो नहीं सकता। राइट, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपका आइडिया, आपका जो स्किल्स या क्वालिफिकेशन है, और आपका जो भी छोटा मोटा अनुभव रहेगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ओके। और आपका जो आइडिया है वो मेल खाता है कि नहीं। अभी आपको आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हो, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास में 100 करोड़ रुपए का फंडिंग अवेलेबल है, तो फिर ये इनमें से तीन में से कोई भी चीज नहीं रहेगी तो चलेगी, क्योंकि आपके पास पैसों का पावर है। आप कोई भी अच्छे आइडिया के ऊपर आपको बिजनेस लगा सकती हो, और आप स्किल एक्सपीरियंस वगैरह आप हायर कर सकती हो। लेकिन आपको अगर खुद का स्टार्टअप करना है तो आपको खुद का हुनर होना चाहिए, आपका खुद का अनुभव होना चाहिए, और आपका खुद का आइडिया। थैंक यू और सर। दूसरा चीज है, जिस अगेन जवाब में आ ही गया, दूसरा चीज है आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए। और हाँ ये तो। वो शुरुआत करने के लिए, और ढेर सारा पैसा मतलब अगेन मैंने 100 करोड़ की बात की, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ओके, आपके पास अगर 10 लाख रुपया भी है तो आप उससे भी शुरू कर सकते हो, बट इट विल डिपेंड ऑन द आइडिया। थैंक यू सर। ठीक है। ओके, सलेहा आप अनम्यूट करिए, सर से सवाल पूछिए। सलेहा जावेद, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। मुझे लगता है वो सुन नहीं पा रही है हमारी बात। खैर, मैं अगला सवाल लेता हूँ, और जिसका भी रहेगा वो हैंड रेज कर देगा, मैं साथ के साथ पूछता जाऊंगा। सर, उद्यमिता और स्किल का क्या संबंध है, इस पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि पुराने समय में जब धीरू भाई ने अपनी कंपनी रिलायंस लगाई, वो दुबई गए या फिर कहीं बाहर कंट्री में जाके सीख एडन के में आए। थे। एडन में हाँ, थे। मेडन में तो, और टाटा ने अपनी रतन ने अपनी जो कंपनी लगाई, उनके पिता ने कंपनी लगाई, तो इन लोगों के पास क्या वो स्किल थी? और या फिर अगर इन्होंने इनके पास पैसे थे तो इन्होंने स्किल्ड लोगों को हायर किया, तो आज रिलायंस और टाटा सुई से लेके जहाज तक सब कुछ बना रहे हैं देश में।
तो अब मैं नए समय की बात करता हूँ, ये तो पुराने समय की बात हो गई। फेसबुक पे जुकरबर्ग हैं, मार्क जुकरबर्ग, उनको उसकी नॉलेज है। अमेजोन के जेफ बेजोस हैं, उनको उस नई स्किल की नॉलेज है जो वो कर रहे हैं अमेजोन के जरिए ई कॉमर्स। आज के समय में लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेके अगर किसी बिजनेस की गहरी समझ है तो ही स्टार्टअप लगाना चाहिए, या फिर कोई स्किल वो सीखकर उसको आधार बना के अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? नहीं, वो जरूरी नहीं है। आपने धीरू भाई अंबानी, द ग्रेट धीरू भाई अंबानी का नाम लिया, जी और ये काफी ऐसे फोरम में, ऐसे डिस्कशंस में मैं बार बार ये नाम सुनता रहता हूँ। जी और क्यों नहीं सुनना चाहिए? ऑब्वियसली वो उन्होंने एक मिसाल कायम की है। आज हमारे देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर नंबर वन। आजकल शायद अदानीज आर नंबर वन, बट नेवरदलेस इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है। और उनकी शुरुआत हम सब ने जो कहानियों के माध्यम से जानी है, उसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। जी धीरू भाई अंबानी वाज जस्ट पेट्रोल पंप ऑपरेटर एडन यस में। ही वाज अ पेट्रोल पंप ऑपरेटर, और वहां से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो काफी जगह पे मिस हो जाती है। जो बंदा मजदूरी करता था, धीरू भाई अंबानी एज ए पेट्रोल पंप ऑपरेटर, उनके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब उन्होंने अगर मानो कि छोटा मोटा बिजनेस जहाँ से एक्चुअली उन्होंने शुरुआत की थी, मैंने तो ये भी कहानी सुनी थी, साइकिल में वो एक्चुअली साड़ियों का ढेर लेके जाते थे और अहमदाबाद में बेचते थे। फिर बर्तन भी उन्होंने बेचे हैं। और वो जमाना अलग था, वो टाइम पे ऐसे ही बिजनेस होते थे। बट अगर उसमें मानो कि उन्होंने कुछ नुकसानी भी कर दी, तो नुकसान कहाँ होता था? ना तो उन्होंने किसी से पैसा लिया था, ना ही कोई बैंक से उन्होंने कर्ज लिया था। अगर वो गलत भी हो जाता है, अगर वो फेल भी हो जाते हैं वो टाइम पे, जो नहीं हुए फॉर्चुनेटली, लेकिन उनको कुछ गंवाना नहीं था। अभी क्या फर्क है धीरू भाई अंबानी और हमारे जैसे लोगों में? वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक। हमारे पास गंवाने के लिए काफी सारी चीजें, और सबसे पहली चीज है हमारा खुद का आत्मविश्वास, और जो एक सो कॉल्ड सेंस ऑफ प्राइड रहता है ना, कि मैं तो ये घर से आता हूँ, मैं ये घर से हूँ, ये फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर ये थे, मेरे फादर वो है, मेरा बड़ा भाई इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसका छोटा भाई ने इतना कमाड़ा कर दिया। सो वी ऑलवेज लिव अंडर दैट फियर, क्योंकि हमारे पास गंवाने के लिए वो है। क्योंकि वो जो फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है, या जो कुछ भी हम मानते हैं कि हम ये है, वो हमारे पास गंवाने के लिए है। सो ये डिफरेंस है काफी बार। अभी एक दूसरा थोड़ा सा हटके मैं एग्जांपल देता हूँ, जो एक ऐसे ही फोरम में डिस्कशन में आया था कि बाबा रामदेव ने, जो धीरू भाई अंबानी ने 35-40 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसकी कंपैरिजन में बाबा रामदेव का जो पतंजलि का जो एम्पायर है, उन्होंने करीब करीब 5-7 साल में खड़ा कर दिया। यस एग्री। ये और काफी लोग ऐसा दे शो है सरप्राइज कि अरे वाह, ये क्या इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, उन्होंने ये 5-7 साल में नहीं किया है। शायद अगेन इनमें से काफी सारे बच्चों ने बाबा रामदेव का जो फ्री शिविर होता था आज से 25 साल पहले, मैंने खुद ने अटेंड किया हुआ है राजकोट में, वो फ्री शिविर लगाते थे। ओके, और वो टाइम पे शायद उनका बिजनेस करने का कोई इरादा वो होगा भी, नहीं भी होगा, वी डोंट नो। ओके, लेकिन उन्होंने तब से शुरुआत किया था। 25 साल पहले उन्होंने अपना फॉलोअर बेस तैयार किया, इन अदर वर्ड्स उसका मार्केट तैयार किया, और फिर वो मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट्स लेके आए। और तो ऑब्वियसली वो हिट होना ही था, और 5-7 साल में उन्होंने 50-70 हजार करोड़ का जो भी कंपनी बना लिया वो बन गया। लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत आज से करीब 25 साल तो मैं जानता हूँ, शायद उन्होंने उससे पहले भी शुरुआत की थी, क्योंकि वो टाइम पे मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, टेलीविजन का जमाना नहीं था, एवरीथिंग वाज इन प्रिंट मीडिया, इतना कवरेज नहीं मिलता, तो शायद उन्होंने वो तैयारी बहुत पहले से की थी, राइट। सो एवरी सिंगल एम्पायर रिक्वायर्स इट्स ओन टाइम। ये 5-7 साल में मिरेकल नहीं होते हैं। ओके, अगर मिरेकल होता है तो वो सही तरीके से, लीगल तरीके से नहीं हुए होते। ओके, कोई स्मगलर ही बड़ा आदमी बन सकता है ओवरनाइट, लेकिन बिजनेस करके अगर आपको बड़ा बनना है तो उसमें समय लगेगा और काली मेहनत लगेगी। तो अभी जो अपने जो पहले क्वेश्चनर थे, बुशरा जी ने पूछा कि एक स्टार्टअप अगर शुरू करना है, तो उसके मैंने 2-3 जवाब दिए कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। एक चीज मैं उसमें ऐड और करता हूँ कि उसमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा लगन और पेशेंस चाहिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सलेहा, कुछ आप पूछ रही हैं, आप पूछ लीजिए। आप सबके क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, आपका हैंड रेज है और तब से आपने शायद पूछा नहीं है, या आप, क्या आप सुन पा रही हैं? खैर, मैं अगला सवाल पूछता हूँ सर। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो शुरुआत हुई है, मतलब भारत में या फिर देश विदेश में कहीं भी, तो वो 10,000 से लेके 15,000 BC के आसपास से ही ट्रेड, व्यापार की शुरुआत हो गई है। तब लोग एनिमल का ट्रेड कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज का, कोई धातु का ट्रेड कर रहे हैं, पत्थर का ट्रेड कर रहे हैं, कोई कांच का टुकड़ा उसका ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जो भी बाजार में क्रय विक्रय पहले से ही स्टार्ट हो गया था, बहुत जी पुराने समय से। तो अभी क्या हो गया है, अभी एकदम से पिछले कोविड के बाद से मैं कहूँगा, एकदम से ये पूरा बिजनेस जो है चेंज हो गया है, बदल गया है डिजिटल की वजह से। जो टेक्नोलॉजी आई है, जो उसकी वजह से, मतलब आप कैसे मानेंगे कि डिजिटल क्रांति ने किस तरह से बिजनेस सेक्टर में या उद्यमिता क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है? काफी हद तक बदला है, और उस पे काफी सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट भी हुए हैं। थोड़ी देर पहले जब मैं सांख्यिकी का बात कर रहा था तो आई वाज थिंकिंग इंटरनेट, द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट। एक ये भी जमाना था कि अ, बहुत कम बैंडविड्थ हुआ करती थी। आजकल तो ब्रॉडबैंड का ज़माना है, 5G का ज़माना है। बट आई कम फ्रॉम ए एज वेयर इंटरनेट कनेक्टिविटी इटसेल्फ प्रॉब्लम। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और मुझे वहाँ पे ईमेल आईडी मिला था, लेकिन आई वाज नॉट अलाउड टू सेंड ईमेल आउटसाइड माय ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे थे, क्योंकि वो टाइम पे थोड़ा डर भी था, इंटरनेट नया भी था, कोई सूचना चाप लीक भी हो नहीं जाए था, तो। उसकी यस। स्ट्रेंथ नहीं थी। या सो इंटरनेट हैज डेफिनेटली चेंज द लैंडस्केप। उसकी वजह कैन आई कंटिन्यू? हाँ, यस प्लीज। या आई थिंक देयर वाज सम लिटिल डिस्टर्बेंस। या सो इंटरनेट की वजह से काफी बड़ा बदलाव आया है, काफी सारी जी। चीजें आसान हो चुकी है। कोविड के बाद में आपने सही पहचाना कि कोविड ने हमको सिखाया कि काफी सारी चीज कन्वेंशनल तरीके से करते थे वो जी अनकन्वेंशनल तरीके से भी हो सकती है। आज भी मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ, एमरसन जहाँ सर, आपकी आवाज फ्रीज हो रही है, मतलब आपका पूरा वीडियो फ्रीज हो गया है। क्या आप सबको भी लग रहा है सर की आवाज नहीं आ रही है? ओके, वेट करते हैं थोड़ी देर, टेक्निकल कुछ इशू है इसलिए। सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद वो दोबारा ज्वाइन करेंगे। यस, एक सेकेंड। यस सर, अब आ रही है आपकी आवाज। आप वीडियो, सॉरी, सर आपका वीडियो ऑन कर लीजिए आप। थिंक देयर वाज सम इंटरनेट स्ट्रगल। हाँ सर, आप शुरू से इसका उत्तर बता दीजिए, क्योंकि बच्चों ने सुन नहीं पाया। यस। राइट राइट राइट। सो हम इंटरनेट की बात कर रहे थे और अभी देखिए उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि इंटरनेट की वजह से क्या हो सकता जी जी। है। बट सी वी आर बैक अगेन। बट मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है कि टेक्नोलॉजी in this case we are talking about internet has definitely helped a lot। उससे काफी फायदा हुआ है, उसने दूरियां बहुत ही नजदीक कर दी है। काफी सारी चीजें जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते थे आज से 4 साल पहले, कोविड आने से पहले हम डिजिटल लगता है सर का वीडियो फिर से फ्रीज हुआ है। इंटरनेट की तारीफ इंटरनेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और
दूसरी बार ऐसा हो गया है कि सर का वीडियो। आप लोग सवाल पूछे, आपको जो भी अपना अगर कुछ स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो आप लोग अपना सवाल पूछ लीजिए सर से। सर को 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सर ने काम किया है। आप में से कई लोग हैं उन इंडस्ट्री में जाके पहली जॉब करेंगे, तो आप सर से बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बहुत अनुभव है सर को। तो आप उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं। अभी मंच पे आपके साथ हैं, वो आपके लिए आए हुए हैं आप लोगों से बात करने। आप लोग बात करिए, कोई भी सवाल पूछ सकता है अपना, जो भी जिसके मन में आता है। अ, सर लगता है मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपका वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है। मैं कॉल करता हूँ सर को, एक सेकेंड। सर आपका वीडियो पॉज है और आवाज भी नहीं आ रही है। अच्छा, तो फिर इस सत्र को हम यहाँ पे खत्म करें या फिर रुको, वेट करें आपका? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। वी आर वेटिंग, यस प्लीज कम प्लीज। कोई टेक्निकल इशू हुआ है तो पूरे ऑफिस का इंटरनेट उनका बंद हो गया है, तो वो रीस्टार्ट कर रहे हैं टेक वाले बंदे। तो 2 मिनट आप सभी लोग रुकेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ। ओजस गांधी, ओके, नाइस टू सी यू। आप अपना सवाल पूछिएगा, सर वापस आते हैं जैसे। तब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी अपना सवाल पूछ सकता है। मैं रोहन को अनम्यूट करता हूँ। रोहन अनम्यूट करिए। कैसी पढ़ाई चल रही है रोहन आपकी? सर ठीक चल रही है। और समझ में आ रहा है सारा कुछ जो बताया जा रहा है आपको? हाँ जी सर, मेरा बस थोड़ा सा सवाल ये था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक आजकल। एक एक सेकेंड बस। हाँ जी सर। ओके, आप एक बार आप एग्जिट करके आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को। एक बार एग्जिट करके आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग। हाँ। यस, रोहन प्लीज आस्क। हाँ सर, जस्ट एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत बात हो रही है एंड उसकी 2014 से बाहर भी चल रही है, तो बहुत से लोग शायद जिनके पास आइडिया है भी और नहीं भी, वो भी सोच रहे हैं कि चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं मोस्ट मेजोरिटी ऑफ अस, हर आज के नॉर्मल कॉमन पर्सन एक सिक्योरिटी के और हमें ज्यादा फंसता है, और एंटरप्रेन्योरशिप सिक्योरिटी से बिल्कुल परे है इनिशियली स्पेशली। तो और ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 महीने 6 महीने 8 महीने जो हमने एक्सपेक्ट किया हो उस तरह के आउटकम्स भी ना आए, हमें वो इनकम भी ना हो। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जैसे स्टार्टिंग में जॉब करते हैं, वहां पे हर महीने ऑलरेडी सैलरी आ रही होती है, तो सोचते हैं कि चलो हर महीने आ रही है। वहां के लिए हमें मेंटली कितना
उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स के बंद होने का कुछ एक फैक्टर में से ये फैक्टर भी हो सकता है, लैक ऑफ पेशेंस, जो सर ने भी बात कही। उस चीज़ के लिए मेंटली और क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड से इतना स्ट्रांग हमें पहले से बैकअप लेके चलना चाहिए साल भर का, कि नहीं भी हुई तो वो शायद इतना चीज़ लग जाए, इतना समय लग जाए। तो आपके जो सवाल हैं वो अपने आप में एक जवाब है। आपने सवाल नहीं पूछे, आपने उनका साथ साथ में उत्तर भी दिया है। तो बिल्कुल उन्होंने जो कहा कि आजकल का जो मार्केट है, जो पहले भी ट्रेंड था, विमल सर ने जो बोला है कि कॉपी पेस्ट का ट्रेंड चल रहा है ना। तो कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे तो जिस भी क्षेत्र में आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आपको देखने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे कितनी कंपनियों से आपका कंपटीशन चल रहा है और आप उनके लिए नया क्या लेके आ रहे हैं। मान लीजिए आजकल कपड़ों का बहुत ट्रेंड चल रहा है। लोग क्या करते हैं, वो अपना एक ई कॉमर्स पेज साइट पे जाके अपना एक रजिस्टर कर लेते हैं और फिर कपड़ा अपना मंगवा के अलग से किसी, जैसे मान लो गांधीनगर से आपने कपड़े खरीदे 100 और आपको मिल गए वो 20,000 रुपए के, आपने उनको अपने यहाँ ले लिया, एक रजिस्टर कर लिया सेलर अकाउंट का, उनको 40,000 में आपने रजिस्टर कर दिया ई कॉमर्स कंपनी से, है ना। तो ये एक बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपको कपड़े की नीड सभी को होती है। अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंड की जानकारी है, नए फैशन की जानकारी है, तो ये काम आप शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको घाटा भी नहीं होगा। अगर कपड़े आपके नहीं भी बिक पाए तो आपके आप रिश्तेदारों में कम पैसे में दे सकते हैं, तो उससे आपको घाटा नहीं होगा। अगर आप बिजनेस कोई ऐसा चुन रहे हैं जिसमें घाटा होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तभी आपको पता चलेगा उसमें कि कितना देर लेगा, कितना समय लेगा ये बिजनेस स्टार्ट होने में। आप एक अगर कोई स्किल आपके अंदर है, जैसे ट्यूशन का जो कल्चर मैं देख रहा हूँ, ट्यूशन के जो सेंटर खुलते हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे देश में 40 करोड़ के आसपास हैं और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके छोटे भाई वो भी बड़े होके पढ़ेंगे, उनके छोटे भाई वो भी बड़े होके पढ़ेंगे। सोचो आप अगर एक ट्यूशन सेंटर खोलते हैं एक ऐसी जगह पे जहां आसपास कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है और 50 परिवार रहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो आपके आगे बढ़ने की संभावना है उसमें। कल को आपके 20 से 50 बच्चे हो सकते हैं, आप उनसे आमदनी कर सकते हैं, साथ में कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। अभिमन सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? विमन सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? एक सेकंड। मैंने पिंग किया है उनको, अगर वो यस, तो मैं बात कर रहा था उसकी, रोहन। तो इस तरह के जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में, जैसे बुशरा ने बात की है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको पैकर्स की जरूरत है। मतलब आप कोई कोई बड़ी कंपनी है, उसकी जो सामान पैक हो रहा है उसको पैक करने वाले लोगों की जरूरत है। जैसे अगरबत्ती बन रही है, छोटी छोटी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत छोटी। तो उसके आपने किसी से आपने उसका ले लिया ठेका, आप घर पे बैठ के एक बंडल अगरबत्ती का बना के उनको दे रहे हैं, आप घर के साथ में काम भी कर रहे हैं, आप गृहिणी हैं तो आप कर सकते हैं उसको। इस तरह से कोई छोटी छोटी जो काम हो रहे हैं, जैसे कपड़े का काम हो रहा है, जैसे साड़ी पे फॉल लगती है, पीको लगती है, ब्लाउज बनते हैं, या फिर कोई दूसरे तरह के ऐसे काम जो घर पे बैठ के महिलाएं सिलाई मशीन से कर सकती हैं, उनको कर सकते हैं। तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा कुछ आपने खोल लिया जो आपसे चलाए नहीं चल रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे। आप कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं। देखो, एक रास्ते में बैठा हुआ मोची, वो भी अपना दुकान चला रहा है, शाम को उसकी एक दिहाड़ी बनती है, 10 लोग आते हैं एक दिन पॉलिश कराने के लिए, एक दिन 50 लोग आते हैं। कोई सामने कोई गोलगप्पे की दुकान खोल के बैठा है, उस पर उसका भी स्टार्टअप चल रहा है अपना, वो भी इसी तरह से मार्केट में रोज निकलता है, कभी उसकी बिक्री ज्यादा हो जाती है, कभी कम होती है। तो अप एंड डाउन इस सेक्टर में रहते हैं, उसमें कोई सभी को पता है, क्योंकि आप सबने स्टार्टअप को बहुत ज्यादा देखा हुआ है अपने आसपास, अपने समाज में बहुत ज्यादा आप सब जानते हैं इसके बारे में। आपके पड़ोस में, आपके फैमिली में, रिश्तेदारी में आप देखिए कोई एक जना क्या किसी स्टार्टअप को लेके आगे बढ़ा है, उससे आप बात कर सकते हैं कि कैसे आपने ये किया। बहुत सारी जो सक्सेस स्टोरी हैं, जो बड़े बिजनेसमैन बने हैं, उनकी आप सक्सेस स्टोरी पढ़ सकते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी की विमल सर ने अभी आपको बताई एक सक्सेस स्टोरी, कि वैसे कैसे वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, कैसे वो साइकिल पे लेके साड़ियों को बेचने जाते थे। तो
ओवरनाइट कोई स्टार्टअप खड़ा नहीं होता, उसमें टाइम लगता ही लगता है। 25 साल से उन्होंने बताया, रामदेव जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, मतलब उन्होंने फैन फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी। इंडिया टीवी से उनका करार था, कुछ और टीवी चैनल है उनसे करार था, लगातार योगा की क्लासेस देते थे, बताते थे आपको शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखना है, इन दवाओं का इस्तेमाल कीजिए। और उधर पीछे से बालकृष्ण बैठ के उन दवाओं का प्रोड्यूसन कर रहे थे, है ना। तो उनका वो उद्योग ऐसे धीरे धीरे चमका। तो आप भी उस पर मतलब रिसर्च कर सकते हैं 1 साल तक। सर ने जैसे कि बताया कि शुरुआत 12वीं के ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप स्टार्टअप से ही ना कर दीजिएगा, आप थोड़ा सीख लो उसके बारे में। तो कहीं आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी स्टार्टअप में आप काम कर सकते हैं, स्टार्टअप कल्चर को समझ सकते हैं, 1 साल जॉब कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपको उसका आइडिया मिल जाए। सर ने क्या कहा, जो मैंने 3 तरीके बताए थे एंटरप्रेन्योरशिप के, सर ने उसमें एक चौथा तरीका जोड़ा। चौथा तरीका कौन सा जोड़ा सर ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करते हैं, वो 3 साल 5 साल 10 साल से जॉब कर रहे थे। सर प्लीज अनम्यूट। तो वो अपना लेके आते हैं, उस इंडस्ट्री में उनकी जानकारी हो जाती है बहुत अच्छी, तो वो फिर उसको अच्छे से कर सकते हैं। सर प्लीज, ओवर टू यू। या थैंक यू सो मच। सॉरी एवरीबॉडी, काफी काफी देर तक वेट करवाया। सर आप इंटरनेट की तारीफ कर रहे थे बहुत, इसीलिए हुआ ये। मैं फिर भी इंटरनेट की तारीफ करूंगा, क्योंकि भले ही हमको 5-7 मिनट वेट करवाया, लेकिन वापस हम लोग जुड़ पाए। यही चीज अगर फिजिकल मोड में अगर आप सोचते तो शायद नहीं हो पाता। सही कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन पूरी दुनिया में हुआ है, खास करके हमारे कंट्री में हुआ है, विच इज डूइंग रियली वेरी वेल इन लास्ट 12-15 इयर्स। तो ये इंटरनेट इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी। तो जो भी टेक इनेबल्ड आपके आइडियाज है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन है, तो उसको डेफिनेटली बल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके बिजनेस में अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं भी यूज कर रहे हो, तो आपको सोचना चाहिए कि कौन से एंगल में, कौन से पोर्शन में, कौन से कंपोनेंट में मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता हूँ। काफी सारे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक मशीन पे एक पार्ट में कुछ मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो लोगों को लगेगा इसमें क्या टेक्नोलॉजी, अभी वो मशीन का काम करता है, वो ऐसे ही डिजाइन किया है और ये 50 सालों से ऐसा ही चलता है। बट नहीं, वहां पे भी अभी आपने सुना ही होगा ML, मशीन लर्निंग के बारे में। तो वहां पे भी अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, तो वो मशीन लर्निंग की वजह से आपका काम आसान होता है। तो टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अ टूल। ओके, सो आपको थोड़ा ये अपने दिमाग में सेट करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर और टेक्नोलॉजी इज अ टूल। सो व्हेन आई से टूल, कोई भी टूल आप अगर आप दिमाग में रखो, तो टूल का काम क्या है, आपकी जिंदगी आसान करने का काम है। हम सब लोगों ने एक दीवार पे कहीं पे स्क्रू लगाना है, तो अगर मान की स्क्रू ड्राइवर वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो हम सब लोगों ने चम्मच का पिछला हिस्सा यूज करके उस स्क्रू को स्क्रू किया या अनस्क्रू किया है, हम सब ने किया होगा, राइट। और अगर एक आध 2 स्क्रू करने हैं तो वो कर भी सकते हो, ऐसा कुछ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो 2 स्क्रू की जगह पे आपको 200 स्क्रूज लगाने हैं, तो आप क्या करोगे? You will go for the right tool. Why? Because that screwdriver makes your life easy, and for that matter, any technology which is used as a tool, it makes your life easy. काफी बार हमने सुना है कि our brain has got so much of potential कि we use only 10% of it. ये हमने सुना होगा। अभी उसमें साइंटिफिकली कितनी सच्चाई है उसके विवाद में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाओगे, आपको लगेगा कि जो चीज आज से 5 साल पहले मैं जो सोच नहीं रहा था, मैं आज कर पा रहा हूँ। व्हाट डज इट मीन? कि आपके ब्रेन में, आपके पूरे एग्जिस्टेंस में वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल था, जो 5 साल पहले आप जो चीज के बारे में सोच नहीं सकते थे, वो आज आप कर पा रहे हो और बहुत बड़ी आसानी से कर पा रहे हो। दैट मीन्स द पोटेंशियल इज देयर, इट जस्ट नीड्स टू बी अनटैप्ड। लेकिन हम कहाँ पे अटक जाते हैं? बिकॉज वो जो 5 साल पहले जो चीजें हम कर रहे थे, वो या तो मैन्युअली कर रहे थे या ऐसे तरीकों से कर रहे थे जिसकी वजह से या तो हमारी शक्ति का बहुत ही दुर्व्यय होता था या हमारा समय बहुत ही उसमें चला जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी एज ए टूल करके अगर आप यूज करोगे, तो आपकी शक्ति भी आप प्रिजर्व कर पाओगे, आपका स्टेमिना प्रिजर्व होगा और आपका समय भी बचेगा। और जब समय बचेगा, वो समय का उपयोग आप अगर नेक्स्ट लेवल की एक्टिविटी में कर सकते हो, और वही स्टेमिना को आप एक अच्छे बड़े आयाम पे अगर आप यूज करोगे, तो देन यू विल सी द ग्रोथ। तो जो मैं एज अ बिजनेस कोच काम करता हूँ टू हेल्प बिजनेसेस टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, आई वर्क ऑन very much on these aspects. One of them is the tool set. The first one is mindset, जिसके ऊपर आज अपना प्रोग्राम है। So mindset,
टूल सेट एंड द स्किल सेट, इफ यू पुट दिस थिंग्स इन ऑर्डर तो आप उसमें बहुत ही हासिल कर सकते हो। आप यू कैन सरप्राइज योरसेल्फ कि अरे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ क्या। यस, डेफिनेटली यू कैन। यस, तो आप पहले ओजस से बात करते हैं। ओजस, आपने हाथ उठाया था, फिर आपने बोला नहीं, बोलिए। यस, हेलो विमल जी। हेलो। हाय ओजस। ओजस बाय द वे इज माय नेफ्यू। ओके। मैंने ही उसको इनवाइट किया था, कल आपने Okay. लिंक भेजा तो मैंने ओजस को इनवाइट किया था। अच्छा, ओजस हिमसेल्फ इज एन एंटरप्रेन्योर एंड यस ओजस, गो अहेड। ऑलराइट, सवाल सो पूछिए। टाइम कम है तो इंट्रोडक्शन ही दूंगा, क्वेश्चन पे आता हूँ। यस। अगर कोई भी स्टूडेंट, उसको बहुत क्लियर है फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ कि मुझे बिजनेस ही करना है, सो कैसा माइंडसेट रहना चाहिए साथ में? क्योंकि देखो अभी बहुत साइड हसल का भी है, और स्टडीज एज वेल एज, देखो बिजनेस स्टडीज डिफरेंट थिंग एंड करिकुलर स्टडीज डिफरेंट थिंग। तो बिजनेस स्टडी का माइंडसेट कैसे डेवलप करें, और ओवर जैसे आपने बोला कि जॉब भी करनी चाहिए क्योंकि फिनेंशियली हम डिपेंडेंट है, सो वो माइंडसेट और प्लानिंग कैसे करना चाहिए? राइट, सो उसका कुछ हिस्सा मैंने बुशरा जी को ऑलरेडी बताया कि अगर आप स्टूडेंट टाइम से ही आपको लगता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ओके। बट फिर भी मेरा आग्रह ये रहेगा ही कि आपको कुछ तो अनुभव होना चाहिए। सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हैज टू बी देयर, ओके। चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी हुनर में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, डजंट रियली मैटर। क्योंकि व्हाट मैटर्स फॉर मी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इज कि आपको दुनियादारी का अनुभव होना चाहिए। उसके लिए मैं वो 2 या 3 साल का बोलता हूँ। Now coming to the core part of your question about the mindset, obviously the mindset has to be a growth mindset. काफी बार लोगों को ऐसा माज आ जाता है या false sense of pride रहता है कि I know everything, but believe me you know nothing. Okay, so सब कुछ आपको पता है। अगर वो mindset से अगर आप चलोगे तो that is a fixed mindset. That means you are not open to learning. So learning new things is very very important. The mindset should also be when I say growth mindset, तो वो mindset में आपको ये भी देखना चाहिए कि there are so many dimensions, जिसको हम हिंदी में बोले कि बहुत सारे आयाम होते हैं जिसकी आपको पहचान होनी चाहिए। जब आप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हो तो वहाँ पे आपको एक फंक्शनल एरिया में आपको क्वालिफिकेशन दिया जाता है एंड यू डू वेरी वेल। चाहे आप कॉमर्स ग्रेजुएट बने, आर्ट्स ग्रेजुएट बने, या इंजीनियर बने, या कोई भी फील्ड में, लॉ में जाइए, मेडिसिन में जाइए, कहीं पे भी जाइए, तो आपको एक जो फंक्शनल एरिया है उसका आपको स्किल्स सिखाया जाता है। और उसके वो मैं स्किल से ज़्यादा बोलूँगा, आपको एक नॉलेज दिया जाता है। बट दैट नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट एंड दैट्स व्हाई आई फोकस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट्स: स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। ओके, एक आग लगाने के लिए भी 3 टी का जरूरत होता है ना, टाइम, टर्बुलेंस एंड टेम्परेचर। ऐसे ही कोई भी आइडिया को अगर आग लगानी है, उस वो आइडिया से आपको आग लगानी है। इन अदर वर्ड्स, इन अ सीरियस मैनर, आपको अगर वो आइडिया को बहुत बड़ा करना है तो these 3 things are very much required. So skill, experience and knowledge, which is definitely required. So you have to have a growth mindset. You should be open to everything. Never say that I know everything. Always keep on learning. There are so many books which are available. There are so many movies which are available. There are so many good speakers. काफी सारे experts हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। आपके business का ecosystem. When I say ecosystem, so your business is not only about you, your machines and your people. Okay. Ecosystem में आपके customer भी है, there are other stakeholders also. आपके suppliers भी है, आपके service providers भी है, आपको जो फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करके देने वाले हैं वो लोग भी है। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दैट। गो आउट एंड नेटवर्क विद पीपल, मीट पीपल, बिकॉज अगेन यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ लर्निंग ही नहीं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से हमें कैसे देखना चाहिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई यू शुड आल्सो गो आउट एंड नेटवर्क। यू शुड नो what is the market, what are the current trends। आप सिर्फ अपने एक कोने में रह के आप अपना बिजनेस चलाओगे और बोलोगे कि नहीं मैं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेकिन दुनिया क्यों नहीं खरीद रही है? क्योंकि दुनिया आगे निकल चुकी है और आपको पता भी नहीं है। दैट मीन्स कि आपको मार्केट अवेयरनेस नहीं है। यू शुड ऑलवेज कीप अ टेग ऑन मार्केट कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, वो कैसे आगे जाके चेंज होने वाला है। और जो प्रोडक्ट आज चल रही है वो 4 साल के बाद में चलेगी नहीं चलेगी, देयर इज नो गारंटी।
ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। नया रिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी बचपन से सुना है और मैंने भी मेरे बचपन से सुना है नया रिन। Why people come out with these new things? Okay, so there is an innovation which is required, there is a lot of creativity which is required. Now these are all part of your entrepreneurship, right? ओके, सो पहले सलेहा का सवाल ले लेते हैं। सलेहा पूछ रही है कि ई कॉमर्स वेबसाइट अगर मैं बनाती हूँ तो क्या मुझे कंपनी भी रजिस्टर करनी पड़ेगी उसके लिए? जरूरी नहीं है, बट देखो, ई कॉमर्स बिजनेस आपको करना है तो ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग वेरी बिग, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं होता, इट इज डेफिनेटली अ बिग बिजनेस, एंड बिग बिजनेसेस ऑब्वियसली विल हैव टू बी रजिस्टर्ड। बट टू बिगिन विथ यू कैन स्टार्ट विद अ प्रोप्राइटरी कंपनी, you can take help of the nearby good chartered accountant या company secretary का help ले सकते हो। They will guide you and they will tell you what is the right time and what needs to be done अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है। But e-commerce is definitely going to be a big business, क्योंकि वो छोटे दायरे में रह सके ऐसा बिजनेस है ही नहीं, वो बड़ा ही करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए बैकग्राउंड में there has to be a legal entity. I hope that answers the question. बिल्कुल। मयंक, आप अपना सवाल पूछिए जल्दी से। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मयंक। सर, मेरा एक क्वेश्चन है ना, स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्वेज और कस्टमर रिव्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है? थोड़ा सा रिपीट करेंगे, आपका पिछला हिस्सा में सुनने सर, जैसे कि हम सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप है, तो उसके लिए सर्वे, कस्टमर रिव्यू और या सर्वे जो करते हैं सर, इम्पोर्टेंस कितनी है? बहुत ही है, सिर्फ बिजनेस शुरू करने के टाइम पे ही नहीं, बिजनेस शुरू करने के बाद में भी। सो उसको आपके सवाल के जवाब को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। पहले तो बिजनेस शुरू करने से पहले, जो अभी मैं ओजस को बता रहा था कि एक मार्केट सर्वे या मार्केट अवेयरनेस होना चाहिए, तो उसके लिए वन ऑफ द टूल्स इज सर्वे। ओके, उसके लिए एक हथकंडा आपके पास में वो सर्वे, कि आपको पता चले कि लोगों का क्या सोचना है, उनका झुकाव क्या है, उनकी लाइकिंग क्या है, उनका इंक्लिनेशन कैसा है, लोगों के इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्राइस में चल रहा है, कौन से कॉम्बिनेशन में चल रहा है, किसके साथ में चल रहा है। ये सब चीज़ों के लिए आपको एक सर्वे के माध्यम से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। ओके, नाउ दिस गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ एन इनसाइट, जो आपके आइडिया के साथ में आप थोड़ा कपल करोगे तो आपको थोड़ा आगे का सोचने का मौका मिलेगा। तो यस, डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट रिसर्च करती हैं, जो एक सर्वे का एक नेक्स्ट लेवल है, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज ऑल्सो। तो वो मार्केट रिसर्च भी करवाती है, जिसमें वो थोड़ा लंबे अवधि का गोल रखते हैं कि अगले 5 साल में ये फलाने मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं, और हमने ऐसा किया तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। उसमें काफ़ी सारा वो थोड़ा साइंटिफिकली और कुछ अनुभवी लोगों का इनपुट्स लेके भी वो लोग डिजाइन करते हैं, देन दे गो फॉर मार्केट स्टडी और मार्केट रिसर्च। दूसरा चीज होता है फिजिबिलिटी, कि आपका आइडिया है वो सही में, वेदर इट इज द राइट टाइम, वेदर इट इज इन द राइट प्लेस, वेदर इट इज इन द राइट कॉम्बिनेशन। तो वो जो स्टडी होता है उसको मार्केट फिजिबिलिटी बोलते हैं। ओके, या फिर आइडिया फिजिबिलिटी भी बोल सकते हो। आपका आइडिया के लिए आपको वो सही में वो वायबल है कि नहीं। मैं मेरे आइडिया के दम पे मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, या फिर मैं एक सर्विस डिजाइन करूंगा, या फिर कोई सॉल्यूशन मैं मार्केट में ऑफर करूंगा, वो तो बराबर है, वहां तक तो बात बराबर है। लेकिन वेदर मार्केट विल एक्सेप्ट इट और नॉट, उसका प्राइसिंग जो, या फिर उसको बनाने में जिसमें मेरी जितनी लागत लगती है, मेरा जितना खर्चा है, उसके ऊपर मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट मार्जिन है। टू बिगिन विद छोटा मोटा मैं बोलूँगा, तो वो A+B=C जो फाइनल प्राइस होता है, वो मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। और मार्केट में यही टाइप के प्रोडक्ट्स या यही टाइप के सॉल्यूशंस अवेलेबल है कि नहीं, वो कैसा कर रहे हैं। सो ये भी आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ों में मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च, स्टडी और फिजिबिलिटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना दूसरे हिस्से में आता हूँ कि एक बार आपने बिजनेस, मानो कि आपने सक्सेसफुली शुरू कर भी दिया, लेकिन लोगों का आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट के प्रति क्या मानना है, जो हम जैसे हम गूगल रिव्यूज देते हैं या किसी को फीडबैक देते हैं, सो वो भी बहुत ही जरूरी है टू नो द पल्सेस ऑफ द पीपल हु आर कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज,
कि उनको आपके प्रोडक्ट से सही में फायदा हो रहा है कि नहीं, उनको सही में उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या समाधान मिल रहा है कि नहीं, तो ये जानने के लिए भी फीडबैक इज अनदर। ओके, तो मैं सत्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हूँ और दिनेश कुमार, अब अपना सवाल पूछिए। अच्छा, नमस्कार सर। मेरा सवाल ये था कि कई बार हमारे अंदर बहुत जोश होता है कि मैं ना कोई अच्छा आइडिया लगा मुझे, लेकिन अब वो पता नहीं कि अच्छा है कि नहीं। जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ समय के बाद रिग्रेट हो जाते हैं। और कई बार ना हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर जाते हैं। किसी कोई आइडिया आया हमारे माइंड में कि ये अच्छा आइडिया है, चलो इस पे काम करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इससे कैसे हम हैंडल करें? हाउ अ, हाँ, तो उस पे उसका एक तो कारण ऐसा है कि या तो आप वो आइडिया के बारे में सीरियस नहीं है। ओके, जब हम लोग मैं जब जॉब करता था ना, तो जब कॉफी ब्रेक में मेरे कलीग्स के साथ में जब हम ऐसे ही बातें करते थे, और नॉर्मली जो जॉब करता है ना, उसको कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन जॉब के बारे में होता है, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें तो पसंद नहीं होती है, तो वो कॉफी टाइम पे वो सब बड़ा से बाहर आती है। और वो टाइम पे ऐसे कॉफी टाइम टॉक में काफी बार लोगों ने बोला, यार चल यार हम रेस्टोरेंट खोलते हैं। और ऐसे एक बार नहीं, शायद 10 बार, 15 बार, 25 बार हमने ऐसा डिस्कशन किया होगा, लेकिन हम में से एक भी इंसान ने रेस्टोरेंट आज तक खोला नहीं है। दैट मीन्स कि आपके पास वो कुछ तो फ्लाइंग थॉट आता है, एक पासिंग थॉट आता है, आपको लगता है कि चलो कुछ करते हैं, लेकिन यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ओके, तो जब आइडिया आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू थिंक, और अगर आप मानो कि वो आइडिया के बारे में थोड़े बहुत टेंटेटिव हो, तो आपको किसी और से, अनुभवी आदमी से वेरीफाई करवाना चाहिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये सही है गलत है। और उसमें अगर मानो कि जो अनुभवी आदमी अगर आपको थोड़ा डिमोटिवेट भी करे या डिस्करेज भी करे, तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, उनका देखने का नजरिया अलग है, उनका अनुभव के हिसाब से वो मुझे थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन में जा रहे हैं, तो हो सकता है शायद कोई दूसरे के पास जाके आपका आइडिया वेरीफाई करवाइए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर टेंटेटिव अबाउट योर आइडिया, देन यू गो एंड वेरीफाई विद समबडी एल्स कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसमें से सही में बिजनेस बन सकता है कि नहीं। तो उसमें फायदा क्या होता है, जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है वो डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो आपका वेल विशर है, वो आपका भला चाहता है, इसलिए शायद आपको बोल रहा है कि नहीं ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो नहीं चलेगा उतना बोल के अटक जाता है, तो शायद आपको दूसरे के पास जाना चाहिए। लेकिन नहीं चलेगा उसे कारण आपको देता है, वो आपको कन्विंसिंग लगता है, तो आपको वहां पे रुकना चाहिए कि नहीं, उनकी बातों में दम है, उनके अनुभव के हिसाब से कुछ चीजें मैंने ही नहीं कंसिडर की थी मेरे आइडिया में, और ये रुकावटें आ सकती। ओके, दूसरा चीज, अगर मानो दोनों जगह से या 2-3 लोगों से आपको आइडिया को सपोर्ट मिल गया कि नहीं ये करने लायक है, तो फिर उसके बारे में आप एक्शन लीजिए। चल यार रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो रेस्टोरेंट नहीं खुला, उसके पीछे का कारण था कि हमने कोई एक्शन लिया ही नहीं, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं उसके वो आइडिया के बियॉन्ड कि कौन से टाइप का रेस्टोरेंट, कहाँ पे, किस जगह पे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब कभी भी सोचा नहीं। और कभी एक बंदे ने भी जाके एक जगह नहीं देखी या उसके बारे में कुछ एक्शन ही नहीं लिया। So one of the things why we are not continuing with our idea is we are lacking actions. तो पहले तो वो एक्शन लेना चाहिए, अपने आप को वो चैलेंज देना चाहिए कि नहीं ये 10 दिन के बाद में ये आइडिया में मैं एटलीस्ट 0.5% तो प्रोग्रेस करूंगा। दैट इज अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ। और मैं तो बोलूंगा कि आपका कमिटमेंट किसी को डिक्लेयर कर दो, किसी के सामने अगर आपने कमिटमेंट अपना बोला ना कि मैं ये आइडिया के ऊपर काम कर रहा हूँ, 10 दिन में ये हासिल करना चाहता हूँ, अपने 2 अच्छे दोस्त को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो, दीदी को बोलो, किसी को भी बोल दो, डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो दैट वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको आएगा, वो आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड है। तो ये 2-3 चीजें आपको करनी चाहिए। थैंक यू सर। मेरा सर एक सवाल है, अब मैं भी काफी देर से वेट कर रहा था कि मैं भी सवाल पूछूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि दशकों से आप कंपनियों को, स्टार्टअप्स को ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट करते आ रहे हैं, प्रोफेशनल कोचिंग देते आ रहे हैं। तो आपने बहुत सारी कंपनियों और स्टार्टअप्स को बोला होगा कि इस तरह से चीज़ें बदलने से आप अपनी कंपनी को और ग्रो कर सकते हैं। राइट। तो आपको अगर आप अगर हायरिंग मैनेजर हैं किसी कंपनी में और आज आपको हायरिंग करनी है बच्चों की, तो मैं बुशरा को भी इसमें ले लेता हूँ, रोजस को भी ले लेता हूँ, और भी बच्चों को ले लेता हूँ जो उनके सवाल थे। बुशरा ने कहा कि फ्रेशर्स कंपनियां हायर नहीं करती, लेकिन ऐसा है नहीं, बुशरा को सवाल मिल गया था उसका। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अगर हायरिंग मैनेजर हैं और 2023 में आप हायरिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की क्वालिटी
आप स्टार्टअप्स और कंपनियों में ज्वाइन कर रहे हैं, नए बच्चों में, फ्रेशर्स में चाहते हैं? See, hiring is normally done for employment, और आपका क्वेश्चन है regarding startup, so I'm little confused. What exactly? तो आप स्टार्टअप कंपनियों में जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मान लो बुशरा को अपनी एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आपने जैसा बोला कि आपको थोड़ा अनुभव होना चाहिए, थोड़ा सीख लेना चाहिए, तो इन्होंने किसी स्टार्टअप में ज्वाइन किया है, तो अभी किस किस स्किल के साथ ये ज्वाइन करें? राइट, ओके। सो अगर कोई स्टार्टअप के लिए हायर करना है, और जनरली कोई भी कंपनी के लिए जब मैं हायरिंग के लिए बैठता हूँ, एंड आई हैव कंडक्टेड मोर देन 5000 इंटरव्यूज फॉर वैरायटी ऑफ पोजीशंस। जब मैं खुद कोई कंपनी के लिए काम करता हूँ तो वहाँ पे तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता ही था, बट नाउ डेज इन लास्ट 8 years जब से मैं स्टार्टअप्स को या बिजनेसेस को कोच करता हूँ, तो वहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ देम आई आल्सो इंटरव्यू पीपल, सीईओ लेवल से लेके जूनियर लेवल तक, फ्रेशर्स लेवल तक भी मैं हायर करता हूँ। सो सबसे पहले मेरा एक खुद का एक थीसिस है कि ऑलवेज हायर फॉर द एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर द स्किल्स। अगर किसी में स्किल नहीं है तो मुझे चलेगा, लेकिन अगर एटीट्यूड है नहीं है तो नहीं चलेगा। सो आई ऑलवेज लुक फॉर अ पर्सन हु हैज द राइट एटीट्यूड। ओके, नाउ इन राइट एटीट्यूड क्या आता है, क्या क्या चीजें आती है? हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं एटीट्यूड के बारे में, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बट इन सिंपल वर्ड्स, जब कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आता है तो वो सही में whether he is serious or not about the job is something that I try to check through my questions. मेरे सवालों की जड़ियाँ शुरू के दौर में ऐसी ही रहती है कि उसका एटीट्यूड थोड़ा चेक हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, उसको सही में जरूरत है कि नहीं, उसको वो भूख है कि नहीं, कि वो 4, 5, 10, 15 जगह पे ऑलरेडी अप्लाई करके बैठा हुआ है, एंड माई कंपनी जिसके लिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इट इज जस्ट वन ऑफ दोस 4 or 5 कंपनीज। ओके, तो वो एक सीरियसनेस में चेक करता हूँ। दूसरा चीज, काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग 2 ऑफर अपने जेब में रख के बैठे और तीसरे के इंटरव्यू के लिए आए, और उनको, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है लेकिन पकड़े जाते हैं। ओके, तो ये चीज भी मैं चेक करता हूँ। तीसरा चीज है कि उनकी भूख कितनी है, वो मुझे कैसे पता चलता है? मैं नॉर्मली उनको पूछता हूँ कि भाई आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? आजकल की तारीख में, हम थोड़ी देर पहले इंटरनेट का बात कर रहे हैं और इंटरनेट का नाम लिया, तो आई होप कि ये वापस हमको धोखा ना दे, लेकिन बहुत सारी कंपनी और सारी कंपनियां नॉर्मली इंटरनेट नेट पे उनकी वेबसाइट्स रहती है। तो जब आप कोई कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको जानना चाहिए कि वो कंपनी क्या कर रही है, उनकी प्रोडक्ट्स क्या है, वो कितने सालों से काम कर रही है, उनके मैनेजमेंट में कौन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे रहती है। ओके, उनके कस्टमर्स को। काफी बार मैं ये सवाल जब लोगों को, खास करके नए बच्चों को पूछता हूँ, उन्होंने कभी वो वेबसाइट देखा ही नहीं होता, जबकि उसको 10 दिन पहले इंटरव्यू कॉल लेटर मिल चुका होता है, या ईमेल गया होता है, या किसी रिक्रूटर की ओर से कॉल गया होता है। लेकिन उन्होंने इतनी भी अगर तकलीफ नहीं ले कि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए आए हैं और वहाँ के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ऑब्वियसली दैट बिकम्स वन ऑफ माय प्राइम रीजंस टू रिजेक्ट देम। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आजकल नहीं, एक्चुअली पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ट्रेंड है कि 4-5 सीवीज अच्छे अपने नियर बाई प्रोफाइल के साथ मैच करा के उसमें से कॉपी पेस्ट करके अपने सीवी में डाल दो, तो उसमें बहुत सारा स्किल्स, हॉबीज, ये वो सब कुछ आता है। ओके, एंड वो के बाद में अगर वो सही में, क्योंकि वो कॉपी किया हुआ है, उनका खुद का अनुभव नहीं है या उनकी खुद की वो स्किल्स नहीं है, क्वालिफिकेशन के बारे में नॉर्मली कोई फॉल्सिफाई नहीं करता है, लेकिन स्किल्स या अनुभव के बारे में करते हैं। लेकिन अगर वो आपका खुद का नहीं है, तो जब आपको सवाल पूछा जाएगा उसके ऊपर, तो आप डेफिनेटली पकड़े जाओगे। तो नेवर डू दैट, बी एथिकल अबाउट इट। सो ये भी एक तरीका होता है, मैं जब कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करता हूँ तो जानने का कि उन्होंने जो सीवी में लिखा है वो दे आर एबल टू सपोर्ट इट और नॉट। वो सब्सटेंशिएट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने खुद ने सीवी में क्या लिखा है। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, तो इट कैन मेक ब्यूटीफुल सीवीज। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच विल नेवर एवर बी एबल टू बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, ये कभी भी होने वाला नहीं है। So don't ride on the smartness of these artificial tools. They are good, they are enablers. Use it for the right purposes, but make sure that you are not falling in that trap. तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं लोगों को थोड़ा जानता हूँ, उनका एटीट्यूड भांपता हूँ, उनमें कितना दम है, उनको सही में कितनी ज़रूरत है, कि वो भूख है कि नहीं। एक चीज़ मैं डेफिनेटली पूछता हूँ कि अगर आपने हमारी कंपनी में ज्वाइन किया, आप सिलेक्ट हो गए और आपने ज्वाइन किया, तो आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे? आप अगले अपने आप को अगले 3 से 5 साल में कहाँ पे देखना चाहते हो? अगर आपके पास ये जवाब नहीं है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट ए थिंकर, यू आर जस्ट अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि अभी आपने जस्ट यूनिवर्सिटी पास आउट, यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकले हो, थोड़ा फैमिली का और गर्लफ्रेंड का प्रेशर है, आपको जॉब चाहिए, इसलिए आप आके बैठे हो, लेकिन आपका मन नहीं है। अगर मन नहीं है तो आपको कोई कैसे लेगा? मैं 2 दिन पहले मैंने एक इवेंट अटेंड किया, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अभी के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। ही सेड कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो उन्होंने मुझे बोला, लोग ऐसा बोलते हैं कि सब रोजगार के बारे में कुछ कीजिए, रोजगार के बारे में कीजिए, हमारे गांव में बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, गलत आदतों में फंस रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं। जब मैं इंडस्ट्रीज में जाता हूँ तो उनकी ये कंप्लेन होती है कि साहब हमको तो बहुत लोग चाहिए, लेकिन जैसा चाहिए ना ऐसे लोग नहीं मिलते, स्किल्ड लोग नहीं मिलते। There is a clear gap. Okay, and remember this is one politician who is talking about it. But उन्होंने ये बारीकी से ये चीज का अभ्यास किया और मैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहा हूँ कि on one hand companies require people, good people, लेकिन वो skills या वो attitude वाले लोग मिलना बहुत मुश्किल है. So if you are able to really jack up, everybody who is listening this, I would like to advise कि please, and you can connect with me on one-on-one में LinkedIn पे हूँ. I'm not using Facebook too much for things, but I'm there on LinkedIn. You can connect with me on one-on-one. I will give you free advice. I will connect with you. I have absolutely no problem. But अगर आपको लगता है कि I want to fill this gap, जो employer और employability का जो gap है ना, उसमें अगर आपको fill करना है अपने आप को, please ask me the questions. सर मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है, इसके बाद सत्र की समाप्ति होगी। वो ये है कि सर आप जो ये बच्चे इस मंच पे मौजूद हैं, ये आज से 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अपना कैरियर शुरू करने जा रहे हैं, इनके लिए सर आपकी क्या एडवाइस होगी? Right. So there is a phrase in English which says begin with an end in mind. Okay, मतलब आप अगर एंड नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगले 3 या 5 या 10 साल में आपको क्या करना है एज ए प्रोफेशनल, even if it is an entrepreneurship or even if you want to join somewhere in good company, whatever it is, okay, your career goals, that I leave it to you. लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचने का सीखो। अनफॉर्चुनेटली ये चीज आजकल के बच्चों में मैं बहुत कम देख रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। दे आर ओनली थिंकिंग कि मुझे अगले साल ये साल क्या करना है, ओके, एंड आगे का देखा जाएगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। अगेन आई मे साउंड लिटिल कंजर्वेटिव, थोड़ा रुचि लगूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा लंबा सोचना बहुत जरूरी है। सो प्लीज हैव ए लॉन्ग टर्म विजन इन माइंड। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको कहीं पे जाना है, मानो कि हम दिल्ली में हैं एंड हम लोग दिल्ली में नए हैं, ओके, आप दिल्ली स्टेशन पे हो और आपको जाना है प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति भवन है, वहां पे आपको जाना है, और मानो कि आपको चल के जाना है, जस्ट बिकॉज यू आर इन दिल्ली, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आपको चल के जाना है। तो आप सीधा स्मार्टफोन निकालोगे और जीपीएस में डालोगे कि मुझे राष्ट्रपति भवन जाना है, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो जीपीएस बीइंग ए स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ओके, इट नोज योर लोकेशन, बट बेसिकली आप कहाँ पे हो, आपको कहाँ पे जाना है, उसके बीच का वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और आपको 3 रास्ते सुझाता है, क्योंकि आपको बाय वॉक जाना है। अगर आप कार से जाना है तो शायद एक आध रास्ता ही सुझाएगा, लेकिन आपको चल के जाना है तो आपको 3 रास्ते सुझाएगा कि आप यहाँ से जाओगे तो 38 मिनट लगेगा, यहाँ से जाओगे तो 42 मिनट लगेगा, और वहां पे से जाओगे तो वो रास्ता एकदम साफ सुथरा है, लेकिन आपको 45 मिनट लगेगा क्योंकि थोड़ा लंबा है। ओके, सो बेसिकली जब आप थोड़ा लंबा सोचते हो, जब मैं विजन का बात करता हूँ, तो बेसिकली यू विल कम टू नो कि मुझे कहाँ पे जाना है और मैं कहाँ पे हूँ, तो आपको वो गैप पता चलेगा। तो वहां पे अभी नाउ ट्राई टू विजुअलाइज कि मुझे वहां पे पहुंचना है, आज से 5 साल के बाद में मुझे वहां पे पहुंचना है। ये मैं बिजनेस ओनर्स को भी ये एडवाइस देता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को भी देता हूँ
कि आपको 5 साल में वहां तक पहुंचना है, तो वो बनने के लिए, वो हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें आपके पास नहीं है जो होनी चाहिए। आज नहीं है, दैट्स ओके, लेकिन अगले 1 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में मुझे क्या क्या चीजों के ऊपर मेरा ग्रोथ होना चाहिए, मेरा डेवलपमेंट होना चाहिए, वेदर वो पैसे के हिसाब से हो, फ्रॉम ए फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर स्किल्स के हिसाब से हो, या फिर एनी अदर डायमेंशन। तो उस then that will generate the action. I am a big fan of generating the actions. अगर आप actions लोगे तो ही रिजल्ट्स आएगा। तो अगर आपको कुछ रिजल्ट्स लाना है अपने लिए, तो आपको ये एक्शंस लेनी पड़ेगी। वो एक्शंस लाने के लिए वो एक्शंस कहाँ से आएगी? आपके विजन से आएगी। बिल्कुल, तो बहुत शानदार रहा सर। आपने बहुत सारी बातें बताई बच्चों को, माइंडसेट कैसे उनको बनाना है, उद्योग कैसे स्टार्ट वो कर सकते हैं, सीखना है उनको पहले, उसके बाद चीज़ें करनी है। और आपके सरनेम में सर पीछे गांधी लगा है। मुझे बहुत याद है, मैंने किताब में पढ़ा था कि मोहनदास करमचंद गांधी के पिता राजकोट के दीवान थे, राजकोट से आपने पढ़ाई भी किया, तो आप गांधी जी की धरती से हैं। तो मैं उसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सत्र, और उम्मीद है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया था, जरूर सर से कुछ ना कुछ सीखा होगा और कुछ नोट्स बनाए होंगे। और सर के अनुभव से आप जरूर अपनी लाइफ में जो आपको मेंटर की ज़रूरत होती है जगह जगह पे, वो काम जरूर सर के वाणी से पूरा हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं इस सत्र की समाप्ति की वो कर रहा हूँ। तो गांधी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप आए, और आपने इंटरनेट में थोड़ा बीच में इशू हुआ लेकिन उसने आपने उसके बाद भी सत्र को जारी रखने के लिए मुझसे कहा। तो थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को बयां किया। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you very much for the opportunity, and all the students and all the potential entrepreneurs, my all best wishes to you.